पढ़ो सभी लोग, चुप रहो बिल्कुल। सुनो, देखो तुम लोगों को कितना आता है। तुम बताओ कभी पीछे बेंच पे कौन सा चैप्टर चल रहा है इस समय? चारों में से कोई बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय? चैप्टर ही बताओ। मैं चैप्टर का नाम पूछ रहा हूँ कि मैं कौन से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? यही बताएंगे कौन सा चल रहा है। सेकंड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों से। अच्छा, और कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं? कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं? तुम बताओ आगे कौन कौन से फिजिक्स में चैप्टर हो गए हैं? नहीं पता ना? चलो ऐसा है, मैंने आपको पढ़ा रहा था वर्क पावर एनर्जी। उस वर्क पावर एनर्जी में अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। ठीक है, देखो वर्क पावर एनर्जी में मैंने कल आपको बताया था कि जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये मैंने कल आपको बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था जो फोर्स होगा उसको लिख सकते हैं हम लोग -du अपॉन, या फिर सर अगर मैं इसे लिखूं du over dx I, du over dy j, ये जो तुम्हारा फार्मूला है ना, ये तुम्हारे फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, किसका फार्मूला है? फोर्स का फार्मूला। ये फोर्स का फार्मूला तुम्हारा रहता है। और मैंने तुम्हें बताया था ये जो चीज होती है ये होती है डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मैं u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो आएगा du अपॉन dx, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आएगा du अपॉन dy, z के रिस्पेक्ट में करूंगा तब आएगा du अपॉन dz। ठीक है, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऐसे आता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन है। अब जरा सोचो ये क्वेश्चन होगा तो होगा कैसे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कोई तुम्हें एक इक्वेशन देनी है, जो तुम्हें इक्वेशन दी है वो दी है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है U इक्वल टू 1/2 के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, ये तुम्हें एक इक्वेशन दी। तुमसे पूछा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। किसी पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में तुमसे पूछा है। अब तुम्हें दिया हुआ है u। अगर u दिया हुआ है और सर अगर मुझे फोर्स की तरफ जाना है तो मैं सीधे एक फार्मूला जानता हूँ। फोर्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन du ओवर dxi, du ओवर dyj, du ओवर dz। ये एक फार्मूला होता है। अब मैं इस फार्मूला में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में,
फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा z। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर करूं तो du ओवर dx बराबर 1/2 k, ऐसे ही x स्क्वायर का करूंगा तो क्या आएगा 2x, इन दोनों का क्या हो जाएगा 0। तो x का आया, अगर मैं 2 से 2 काट दूं खाली kx आएगा। उसके बाद में मैं करूंगा du ओवर dy, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1/2 k ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2y और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पर 2 से 2 काट दूंगा तो मेरा du ओवर dy जो मिलेगा मुझको वो बचेगा सिर्फ ky। इसी टाइप से मैं अगर z का करूंगा तो मुझे मिलेगा 2kz, तब मुझे मिलेगा kz। अब अगर मैं इसमें ये सारी वैल्यू रखूं तो माइनस ऐसे ही du ओवर dx की वैल्यू होती है kx, तो ये हो जाएगा kxi, दूसरा आया kyj, तीसरा आएगा kz k। ठीक है, इन सब में k को बाहर कॉमन लेके बाहर ले लो तो यहाँ बचा सिर्फ xi yj प्लस z। ये हमारा फोर्स का फार्मूला है, ये आया फोर्स का फार्मूला। ठीक है, तो अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी को, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स में चेंज करना है, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें डिफरेंशिएशन करके हम ऐसे इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम करें। जल्दी जल्दी लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। डिफरेंशिएशन करते हैं जब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या यहाँ x है नहीं है तो क्या हो जाता है उसका 0 हो जाता है। यहाँ भी x नहीं है तो इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 0 हो जाएगा। नोट डाउन करो, कॉपी को कोई मत देखो, वो कैमरा फोल्ड मत कीजिए, सब नोट डाउन करो। धीरे धीरे आराम से, क्या है टाइम हो गया है। नोट डाउन करो, बड़ा कैमरा को मत कीजिए, कॉपी पे लिखो। U होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये U है, ये U होता है पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं इसे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसे बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। ये K है, ये K है। जब 1/2 की 2 से 2 कट गया, यहाँ K बचा तो बराबर क्या बचेगा ky, तो बराबर ky। ये डिफरेंशिएशन है। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। हर चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हर चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ती है। उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो उतारो जल्दी से, तेजी से रफ्तार से उतारो जल्दी। आप फोटो मत खींचो, चुपचाप लिखो। फोटो वाला रह जाता, फोटो वाले में जल्दी जल्दी पढ़ा देते थे ना, बोलेगा भी सिर्फ धीरे धीरे पढ़ाएगा। ठीक है,
कर लिया? यस हो गया सर। अब देखो सर, इस पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस चीज पे ध्यान दो। इसमें ये कहा गया है वर्क डन इन पुलिंग ए चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में और नीट के अलावा जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे पहले, उन सब में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो इसने कहा कि एक टेबल है, ठीक है, हम लोग जानते हैं टेबल होती है। इस टेबल पर एक चैन रखी हुई है, कोई चैन होगी, ऐसे टेबल पर चैन रखी हुई है, ये चैन ऐसे लटक रही है, हैंग कर रही है कुछ। अगर ये चैन ऐसे लटक रही है, तुमसे कहा इस चैन को मैं नीचे से कहाँ ले जाना है, ऊपर। अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन, एक टेबल है, इस टेबल पर एक चैन रखी है। अगर इस चैन को मैं नीचे से ऊपर उठा के ले जाऊंगा, तो अगर मैंने तुमसे कहा था अगर तुम दुनिया में किसी भी चीज को कहीं से कहीं पर डिस्प्लेस करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर इस चैन को मैं यहाँ से इसके ऊपर ले जाऊंगा तब भी मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमसे पूछा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा अगर मैं इस चैन को नीचे से कहाँ ले जाऊं, ऊपर। तो अगर मैं वर्क डन का फार्मूला देखूं, मैं कार्य का फार्मूला देखूं, तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो तुम जानते हो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर में कहोगे तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ये होता है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इसमें ये माना कि पूरी की पूरी जो चैन है वो मास ऑफ चैन कितना माना, कैपिटल। ठीक है, मास ऑफ चैन कैपिटल है। लेंथ ऑफ चैन वो मैंने मान लिया कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है। और जो मेरी यहाँ पर चैन हैंग कर रही है, हैंग का मतलब है लटक रही है, ठीक है, उसे मैंने मान लिया स्मॉल है। ये स्मॉल है लटक रही है, ठीक है, स्मॉल है ये लटक रही है। अब सबसे पहले तुम्हें कौन सी वाली चैन को ऊपर ले जाना है, जितनी चैन ये हैंग कर रही है, जितनी चैन लटक रही है। तो जो तुम्हें मास की जरूरत पड़ेगी वो उस मास की जरूरत पड़ेगी जितना मास इस चैन का नीचे लटक रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखूं कि इस पूरी तो लेंथ इसकी एल थी और ये वाला पोर्शन क्या बचा, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, यही तो बचा। तो मुझे सबसे पहले जो मेरे पास में स्मॉल एल है, इस स्मॉल एल का मुझे मास निकालने की जरूरत है कि इसका कितना मास है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे चाहिए डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी को हिंदी में अगर हम लोग बोले तो हम लोग घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। देखो बेटा, डेंसिटी भी अब कई टाइप की होती है, मैं तुम्हें बताऊं। एक डेंसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, ठीक है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं एरियल डेंसिटी, एक होती है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। जहां पर हम लेंथ लेते हैं यानी कि सीधी लंबाई लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर डेंसिटी। जहां पर हमारा एरिया होगा उसे बोलेंगे एरियल डेंसिटी, और जहां पर वॉल्यूम होता है उसे बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, लेंथ ले रहा हूँ। लेंथ ले रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर डेंसिटी। सर लीनियर डेंसिटी को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एरियल डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं।
वॉल्यूम डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे लैम्डा, सिग्मा और इसे रो ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये डेंसिटी मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो तुम्हारी है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या हो गई मेरी? लैम्डा। अब लीनियर डेंसिटी होती है मास अपॉन लेंथ। तो टोटल मास इसका क्या है? m, और टोटल लेंथ क्या है? यानी कि सर जो मुझे लीनियर डेंसिटी आई वो आई m अपॉन, ठीक है, m अपॉन। अब मैं तुमसे कहूँ जितना मास ये हैंग कर रहा है, ठीक है, जो L लेंथ है, L लेंथ जो लटक रही है, चैन जो लटक रही है L लेंथ की, इसका मास क्या होगा? तो मास और L लेंथ का मास क्या होगा? तो हम जानते हैं मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू लेंथ। तो डेंसिटी तो मेरी इसमें लैम्डा थी, लेंथ कितनी है? और ये हो गया m अपॉन L इंटू। तो ये मुझे वो मास आया जो ये चैन लटक रही है, इसका मास, ठीक है। इसका मास क्या आया? m अपॉन L इंटू स्मॉल m क्या है? टोटल मास ऑफ द चैन। कैपिटल L क्या है? टोटल लेंथ चैन। स्मॉल l क्या है? वो लेंथ है जो लेंथ हैंग कर रही है चैन। अब एक बात है, अच्छा हाँ, अब सर जी देखो, मैं अगर तुमसे कहूँ कि सर इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मेरे से पूछा गया है इसमें, तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जितनी ये चैन लटक रही है, इसका मास तो इसका कहाँ होगा? नीचे की, और नीचे की ओर कितना होगा? mg। तो नीचे की ओर मास हो गया mg, ठीक है। अब ये डिस्प्लेस कितनी होगी? जब भाई पूरी की पूरी ऊपर जाएगी, तो पूरी की पूरी ऊपर जाएगी, तो उसमें ये देखा जाता है कि इसका जो सेंटर है, वो सेंटर कहाँ है? सेंटर ऑफ मास। क्योंकि टोटल मास किसी भी बॉडी का वहीं पर एक्ट होता है जहां पर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं देखूंगा, अगर ये पूरी लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके आधे में होता है, यानी कि आधे में होता है। टोटल लेंथ है L, तो कितने में होगा? L/2, ठीक है। तो D की वैल्यू हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा L/2। इसका मास आया जो m डैश था, यहाँ पर जो मास जो लटक रहा था वो आया m अपॉन L इंटू G L/2। जब हम लोग इसको गुणा भाग कर लो तो जो वर्क डन का फार्मूला आएगा वो आएगा 1/2 नहीं m L² G बटे 2L, m L² G अपॉन 2L। तो तुमको बस इतना याद रखना। देखो अब तुम्हें पता है स्मॉल l क्या है? जो चैन इसमें हैंग कर रही है। कैपिटल L क्या है? पूरी चैन की लंबाई। कैपिटल M क्या है? पूरी चैन का मास। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W बराबर mL² G अपॉन 2L। सही है। ये तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा। अगर किसी भी चैन को तो नीचे से कहाँ ले जाते हो? ऊपर ले जाते हो। सही है, उतारो। अब फिर इसके बाद में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन का डायरेक्ट तुमसे फार्मूला भी पूछा जा सकता है। अब उसमें को ये भी कह सकता है कि जो लेंथ हैंग कर रही है वो L ना होके स्मॉल l ना होके x है, तो स्मॉल l की जगह क्या आ जाएगा? फिर x आ जाएगा। क्वेश्चन में तुमसे ये भी कह सकता है कि मान लो कि L/3 हैंग कर रहा है। कितना कर रहा है? L/3, ठीक है। तो तुम्हें स्मॉल l की जगह क्या लेना पड़ेगा? L/3 लेना, ठीक है।
एम एल स्क्वायर जी अपॉन 2 है, ठीक है। ये हो गया। अगले बढ़े इसके, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है ये तो उतार लिया था, जल्दी उतारो फिर। और जिन्होंने उतार लिया वो क्वेश्चन करें, इस क्वेश्चन को करें। इसमें एक यूनिफॉर्म चैन दे दी है, चैन की लेंथ दे दी है 4 मीटर। तुमसे कहा है टेबल पर रखिए, पूरी लंबाई 120 मीटर हैंग कर रही है, टोटल मास है 4 किलोग्राम। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द चैन, द एंटायर चैन ऑन द टेबल, ये तुमसे पूछा गया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 20 सेंटीमीटर उतार लिया, अब तो उतार लिया होगा, हाँ हो गया। देखो ये क्वेश्चन था मेरा, इसमें वही है कि मैं चैन को नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितनी लेंथ है जो हैंग कर रही है, ये दी हुई है 120 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है मीटर में, तो इसको भी किसमें बदलेंगे हम लोग, मीटर। सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करेंगे, टोटल लेंथ जो मुझे दी है वो दी है 4 मीटर, ठीक है। टोटल लेंथ, टोटल मास जो मुझको दिया है वो दिया है 4 kg। टोटल मास कितना दिया है 4 kg। तुमसे क्या है, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चैन, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो टोटल मास दिया है मुझे 4 किलोग्राम, कितना हैंग कर रहा है 1.2 का स्क्वायर, जी की वैल्यू मान लो 10 है, 2 इंटू कैपिटल एन क्या हो गया 4 मीटर, 4 से 4 गया, 2 पंजे 12 12 में 144, ठीक है। ये आ गया गुणा 5, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये आ गया 7 पॉइंट जूल। अरे वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ये आंसर कब आएगा, देखो फटाफट, बहुत देर टाइम अरे इसमें कोई फायदा नहीं बेटा, पता है, ठीक है। वर्कडन होता है, वर्कडन तुम्हारा आया वो आया 7.2 जूल, ठीक है। या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तुम लोग, आधे को तो ये तक नहीं पता है हम तैयारी क्यों करते, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं उतार रहे पीछे, आप लोग क्यों नहीं उतार रहे हैं, उतार लिए, कर लिए ये हैं, कुछ कह रहे थे, ठीक। अब इससे अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो ये है इक्विलिब्रियम,
सबसे पहले इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग हिंदी में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं साम्यावस्था, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज है उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब नेट फोर्स 0 लग रहा है, इक्विलिब्रियम बोलेंगे तो इक्विलिब्रियम की कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली 3 टाइप से इक्विलिब्रियम को डिवाइड किया गया। पहला होता है तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगला है तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा है तुम्हारा अब देखो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। स्टेबल का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास में ऐसा कोई एक बॉल है, एक, और उसी बॉल को तुमने इस टाइप से रख दिया, एक तुम्हारे पास में है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को या किसी गेंद को रखते हो, वो गेंद क्या होगी, वो गेंद क्या होगी, इसे अगर तुम ऊपर धक्का दो, चाहे तुम इधर फोर्स दो, इधर फोर्स दोगे तो ये ऊपर जाएगा कुछ और फिर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा, और ये हमेशा आके बाद में यहीं पे रुकेगा, बाकी आके बाद में यहाँ पर ये रुक जाता है। अगर ये आके बाद में यहाँ पर रुक जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं इसे फोर्स दूं, फोर्स देने के बाद ये इधर जाएगा फिर वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो वापस ये यही आके रुकेगा, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी चीज को, यहाँ पर कोई चीज, कोई मेरा कोई भी बॉल लगी हुई है, अगर मैं इसे हल्का सा इधर डिफ्लेक्ट कर दूं, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर दूं तो ये इधर ही चला जाएगा वापस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सर न्यूट्रल का मतलब होता है कि मैं अगर इसे इधर फोर्स दूं तो ये इधर ही चला जाए, वापस नहीं। दूसरी चीज, अब सर इसके बारे में अगर मैं डिटेल से बताऊं, ठीक है, ये मत नोट डाउन करना, डिटेल से बताऊं तो क्या होता है, पहले ये देखिए, ठीक है। जैसे देखो सर, 3 इक्विलिब्रियम, एक स्टेबल था, एक अनस्टेबल था और एक। अब देखो अगर मैं स्टेबल की बात करूं, तुम बोले सर स्टेबल का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा एक कटोरा है, उस कटोरे में कोई क्या रखी हुई है, गेंद रखी हुई है। अगर इस गेंद को मैंने इधर छोड़ा चाहे इधर छोड़ा, ठीक है। अब बताओ, अगर गेंद को इधर छोड़ोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ होगा, बीच में। जब ये गेंद ऊपर जाएगी, मान लो गेंद ये यहाँ पहुंच गई, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊंचाई पर, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसे टाइप का कोई गेंद ले लूं, यहाँ पर एक गेंद है, अगर मैंने इसे इधर डिफ्लेक्ट किया, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ से अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास पहले से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सर न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई गेंद है और वो गेंद अगर यहाँ पर अभी सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से अगर वो आगे आ गई तो मान लो यहाँ पर आ गई, तो सेंटर ऑफ मास है वो तुम्हारी सेम लाइन में है, सेम लाइन में। अब देखो उसके बाद में मतलब समझो सर ऐसा है, इसके अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है सबसे पहले कि बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पर नेट फोर्स क्या लगे, अभी मैंने बताया था। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये होता है कि उस पर नेट फोर्स 0 लगे, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0, तीनों कंडीशन पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। अब तुम बोले सर जी अभी तो तुम पढ़ा रहे थे कि फोर्स इक्वल टू होता है माइनस का du ओवर dr। अब मुझे बताओ अगर फोर्स 0 है, अगर मैंने इसको 0 किया तो बचा यहाँ पर माइनस का du ओवर dr, यानी कि du ओवर dr इक्वल टू 0 करना आया। तो हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो du ओवर dr होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। और तीनों कंडीशन में क्या है, 0। तीनों कंडीशन में
चाहे वो स्टेबल हुआ, चाहे वो अनस्टेबल हुआ, चाहे वो न्यूट्रल। ठीक है, तीनों के तीनों कंडीशन में ये जीरो है। अगला नंबर, तीसरे नंबर में ये मैंने कहा गया है इसमें, when displaced from its equilibrium position a net restoring force start acting on the body which has the tendency to bring the body back to its equilibrium position। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको इधर धक्का दिया तो मैंने इसे आगे बढ़ाया तो ये कहाँ आएगा, नीचे ही तो आएगा, नीचे आएगा। यानी कि अपनी जो इसकी जो पहली कंडीशन थी, यानी कि जहाँ रुका हुआ था वहीं आने का ये क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, कम बैक, ठीक है, बॉडी बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का वो प्रयास करती है। ठीक, अगला इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया कि अगर तुमने किसी भी बॉडी को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया तो वो कभी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये है when displaced from its equilibrium position the body has neither to tendency come back nor to move away from original position। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है अगर तुम इसे यहाँ से धक्का दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा और कभी दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे अभी हम बोले कि सर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का सिंगल बार डिफरेंशिएशन करूंगा आर के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, जीरो। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं, अगेन डिफरेंशिएशन करने पर अगर ये बॉडी पॉजिटिव आती है, वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये होगा स्टेबल। अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू है वो आती है नेगेटिव तो कौन सा होगा, अनस्टेबल। अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू आती है जीरो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर बराबर पॉजिटिव, डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर बराबर नेगेटिव, डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्टेबल, अनस्टेबल और कौन सी पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन। अब अगला टेंडेंसी, पांचवा नंबर देखो। पांचवें में ये कहा गया व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी गोज अप। कह रहा है अगर मैं इस वाले इक्विलिब्रियम में अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा, अपनी पोजीशन अपने पॉइंट से कहाँ ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो देखो कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बॉडी गोज अप। ठीक है, अगला कहा गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कम्स डाउन। यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉडी कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया है द बॉडी रिमेन्स एट द सेम लेवल। अगर मैं यहाँ पर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करूंगा तो जितना धरती से पहले ग्रेविटेशनल सेंटर था उतना ही ग्रेविटेशनल सेंटर अब भी रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो 5 कंडीशन है ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के लिए सफिशिएंट है बताने के लिए। सबसे पहली कंडीशन स्टेबल की ये होती है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि तीनों की तीनों कंडीशंस में जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। सर दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, दूसरी कंडीशन कहता है अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो तीनों की तीनों कंडीशन में डी यू ओवर डी आर हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है इसके अंदर कि अगर तुम कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर एक पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो वो वापस से अपनी पोजीशन पर आने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर अनस्टेबल की बात करें तो अगर तुमने थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। न्यूट्रल में सर जिधर डिस्प्लेस करेंगे वो उधर ही चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 2 बार अवकलन कर दोगे तो अगर तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो स्टेबल है, नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल है और जीरो आता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मेरा वो कहलाएगा। पांचवा ये कहता है कि अगर तुम किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी को ऊपर ले जाओगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा, अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा और न्यूट्रल में वो कहाँ रहता है, सेम लेवल पर, वो सेम लेवल पर रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ऐसे बताई गई है।
ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब देखो इसके बाद स्टेबल अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम हो गया था, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम मेरा हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अब पहला मेरे पास में क्वेश्चन ये आया, मुझे दे दिया u और u दे दिया मुझे ax स्क्वायर where a and b are क्या है पॉजिटिव। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्कस whether the equilibrium is stable, unstable और न्यूट्रल। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होता है, जीरो। अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पर जीरो लगेगा तो भी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसको फोर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा फोर्स। मैं जानता हूं सर F इक्वल टू होता है माइनस du ओवर dxi प्लस du ओवर dy प्लस du ओवर dz, ठीक है। अगर मैं u का करूं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर देखो y तो है नहीं, ना y है ना z है, तो y z से तो मतलब नहीं रखेंगे हम लोग, तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे du ओवर dx, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2ax और यहाँ हो जाएगा माइनस b। हम लोग जानते हैं अगर हम इसमें रखेंगे f इक्वल टू माइनस du ओवर dx की जगह क्या रखेंगे 2ax माइनस b। सर आई क्यों खत्म कर दिया, आई खत्म कर दो, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या है वो दिशा को बता रहा है। अगर मैं इसकी अंदर गुणा करूँ तो ये आ जाएगा माइनस 2ax प्लस b फोर्स। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ही ये होता है कि फोर्स जीरो लगे। अगर मैं फोर्स को जीरो करूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस 2ax प्लस b, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी b/2। तो तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ही होता है कोई पॉइंट। अगर पोजीशन पूछी गई तो x बराबर क्या लिखेंगे हम b/2, ठीक है, b/2। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सर स्टेबल है तो अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब मैंने du ओवर dx किया था तो मेरा आया था 2ax माइनस b। अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा du ओवर dx स्क्वायर तो मेरा क्या आएगा 2a आएगा, इसका जीरो हो जाएगा 2a आएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अब यहाँ पर कहा है a और b क्या है पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है और पॉजिटिव की अगर मैं 2 से गुणा करूंगा, यानी कि पॉजिटिव की अगर मैं पॉजिटिव से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ये वैल्यू क्या आ रही है मेरी पॉजिटिव, और पॉजिटिव मेरा कौन सा इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा स्टेबल, ठीक है, ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पूछा गया था, पहले पोजीशन पूछी गई थी तो पोजीशन मैंने बता दी x बराबर हो गया b/2 और मुझसे पूछा गया ये स्टेबल है अनस्टेबल है न्यूट्रल है, तो मैंने कह दिया ये कौन सा है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि d² u ओवर dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो तुम्हारी ये कंडीशन। आप लोग का नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट है, सही है? जितना पढ़ाया था हैं? जितना पढ़ाया है आपने उतना फिजिक्स में हाँ तीनों का हो गया ऐसा। अरे जितना पढ़ा दिया सभी पूछ लेंगे, ठीक है, एक टेस्ट होगा सैटरडे, और जो टेस्ट की जो आधा पढ़ाया है कोर्स खत्म होने वाला है। सर अभी तो 11 की कंप्लीट हुई है। अरे कैसी बात करो बेटा, आधा हो गया 11। कितने चैप्टर है 11th में? 11th में क्या बचा है, थर्मो, ग्रेविटी, वेग, फ्लूइड, बस
बाकी सब खत्म हो गया। अभी टेंशन मत लो, 1 महीने बाद तुमको पता चलेगा 11th भी खत्म हो गया, 12th खत्म होने वाला है। तुम लोग सोच रहे हो कि 11th स्टार्ट हुआ है, 11th आधा होने वाला है, हो गया। तो ये स्टेप लेते हैं। सर सिलेबस क्या देंगे? मैं सोच रहा हूँ काइनेमेटिक्स एनएलएम दूंगा, क्योंकि डायमेंशन मैंने पढ़ाया नहीं है। मैं देख के तुमको शाम को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा क्या सिलेबस आएगा, मतलब सिलेबस ही सेंड कर दूंगा क्या सिलेबस आएगा, वो सिलेबस आएगा। ठीक है, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन होंगे, 45 करने, और पेपर दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश। जैसे हिंदी में करना है हिंदी में करें, जैसे इंग्लिश में करना है इंग्लिश। ठीक है, देख लेना। हाँ, साथ में OMR भी मिलेगी, आराम से पेपर अपने घर ले लो, है ना। पेपर करके निकलोगे तो हम आपको सॉल्यूशन भी सेंड करेंगे, आराम से सॉल्यूशन देखो कितने नंबर आ रहे हैं, कहीं नेगेटिव तो नहीं पहुंच रहे हैं। हो गया। अरे पिछली बार करीबन 26 लाख बच्चों को फॉर्म डाला था, कम से कम 5 लाख बच्चे होंगे जो नेगेटिव नंबर लाए, कम से कम 5 लाख। और क्या, 10 लाख बस फार्म डाल दिया। क्यों डाल दिया खुद नहीं पता। मैथ वालों ने भी डाला था, मैथ वाले जेई वालों में डाला था। मैथ वाले वीडियो में नहीं डाल सकते सर, डाला था। मेरी एक फ्रेंड है उसने डाला था, मेरी एक फ्रेंड है उसने डाला था, मैथ्स वाली है वो। डाल लिया। एक से ही है वो। अरे लास्ट ये ज्ञात करें, ये वाला करें हम लोग क्वेश्चन। ये कैसे होगा, सबसे पहले सर इसमें कहा गया है मुझे पोटेंशियल एनर्जी दी है ax² माइनस, अगर मैं पहले बात करूं, एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू होता है -du/dx। सही है सर, यहाँ पर तो r होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है ना, तो मैंने सिर्फ x कर दिया है। ठीक है, अगर बाई होता तो मैं अलग कर देता। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं du/dx निकालूं इसका, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस b। अगर मैं इसको वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा -2ax प्लस b। ठीक है, ये किसका फार्मूला आ गया, फोर्स का। ठीक है, यही पूछा था एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब है सर फोर्स जीरो। अगर मैं फोर्स को यहाँ पर जीरो करूंगा, फोर्स को अगर मैं जीरो करूंगा तो यहाँ पर आएगा -2x प्लस b। x की वैल्यू आएगी b/2a। अगर ये वैल्यू मैं उठा के इसमें डालूं, क्योंकि तुमसे क्या पूछी है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा a ऐसे ही, x का स्क्वायर करोगे तो b/2a², x की जगह करोगे b/2a, तो ये a b²/4a², b²/2, एक a से एक a काट दोगे, एलसीएम आएगा 4a, 4a से यहाँ पर बचेगा b² और यहाँ पर हो जाएगा 2b²। ठीक है, अब b² में से जब 2b² जाएगा तो u बराबर बचेगा -b²/4। ठीक है, -b²/4, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो पहला आंसर जो है एक्सप्रेशन फोर्स का वो है F इक्वल टू -2ax प्लस b। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, जो है U इक्वल टू -b²/4।
ये आ जाएगा। कर लिया। हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पीडीएफ दे देंगे, ये क्वेश्चन आप करना। ठीक है, ये पीडीएफ दे देंगे, क्वेश्चन आप करना, नहीं होंगे तो हम आपको बता देंगे। अच्छा, पूरा हो गया कभी मैं नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो। अभी तुम बोले, एक बात ध्यान रखना, अभी तुम बोले फोर्स इक्वल टू होता है सर माइनस डी यू ओवर डी आर या डी एक्स। ठीक है, अच्छा सर डी यू ओवर डी आर, अगर एक तरफ तुम्हारा यू हो और एक तरफ तुम्हारा आर, ठीक है, एक तरफ u हो एक तरफ r हो, तो अगर मैं कोई भी स्लोप की बात करूंगा, वो स्लोप पता है क्या दिखाएगा? वो स्लोप दिखाएगा du ओवर dr। अगर किसी भी स्लोप की बात होगी तो वो स्लोप दिखाएगा du ओवर dr। अब जरा देखो, मैंने कहा कि मान लो मेरे पास में कोई चीज ऐसे दी हुई है, मुझे किसी भी पॉइंट पर उसका स्लोप ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो मुझे यहाँ पर इसका स्लोप ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दूंगा। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ टेंजेंट डाल दिया तो ये स्लोप दिखा रहा है। अगर तुमसे यहाँ स्लोप पूछता तो मैं यहाँ टेंजेंट डाल दूंगा तो ये भी एक स्लोप दिखाएगा। अगर तुमसे यहाँ स्लोप पूछता तो यहाँ पर तुमने स्पर्श रेखा डाल दी, ये भी क्या दिखाएगा? स्लोप दिखाएगा। अब एक बात सोचो, इसमें कहा गया है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए बी सी डी, ए बी सी और डी और ई। यहाँ पर ए बी सी डी ई, यहाँ पर तुमको क्या बतानी है? डायरेक्शन बतानी है फोर्स। ठीक है, कि फोर्स पॉजिटिव होगा कि फोर्स नेगेटिव होगा, इसके बारे में तुमको बताना है। ठीक है, सही। अगर इसके बारे में तुमको बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो तुम ए पॉइंट लो, ए पॉइंट ये है, यहाँ स्पर्श रेखा डालोगे ये है, ऐसी तो आएगी। बी पॉइंट ये है, इस पर स्पर्श रेखा ये आएगी। सी पॉइंट पर स्पर्श रेखा ये आएगी। डी पॉइंट पर स्पर्श रेखा ये आएगी। ई पॉइंट पर स्पर्श रेखा ये है। ठीक है, यही तो स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, यानी कि टेंजेंट। अब तुम लोगों को एंगल पता चल जाता है कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव? मुझे बताओ, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? इस लाइन का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा? हाँ, इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका पॉजिटिव स्लोप। ठीक है,
अच्छा, ठीक है। इसका स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? अगर ये सीधी है तो 0 होगा। इस वाली लाइन का क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, और मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जो हम लोग को 8वीं में पढ़ाया जाता है। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो सोचो आप लोग किस लेवल पे जा रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, कभी कभी देखो ऐसा होता है दुनिया में, अगर किसी चीज़ की तैयारी करो तो हम लोगों को अपने बारे में या अपनी औकात पता होनी चाहिए। बात समझ आ रही? जैसे एक बंदा है, अब वो बंदे से तुम कह दो बस तू ही है, जो कुछ है सब तू ही है, तो उसे लगता है कि बस मेरे से ऑनलाइन इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में क्या है, वो सवेरे बैठ जाएगा आराम से, देखता रहेगा, आंखें भी खराब हो रही हैं, चलो वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, आंखें खराब हो रही हैं, उसे ये लगता है कि मुझे आता है सब कुछ मुझे आता है, उसका किसी से कंपटीशन नहीं किसी प्रकार से। तो जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि वास्तव में जो बाहर बच्चे हैं, जो आपसे बाहर हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब तक आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। मैंने उनसे कहा कि जो बच्चे होते हैं वो 9th क्लास से स्टडी कर देते हैं नीट की करना, 9वीं क्लास से। बहुत से बड़े लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी बंदे को बच्चे पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग लेट स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लेट स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारा होगा नहीं, लेकिन लेट स्टार्ट करने का मतलब है कि तुम्हें उनसे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम लेट भी स्टार्ट करो और मेहनत ना करो उनसे 1/4 तो उनके बराबरी कैसे पहुँच पाओ? ये चीज़ डिपेंड करती है। तो मेहनत तो उस हिसाब से तुमको बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, ये चीज़ है। तो चलो मैं तुम्हें पहले स्लोप के बारे में बता दूँ, कैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताया तुमको। देखो बच्चों, ऐसा है, ये मेरा मूल बिंदु होता है, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे डालूं जो इससे कोण 90 से कम बना रहा हो, कोण 90 से, तो वहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर 90 बना रहा होगा तो इन्फिनिटी होगा, और अगर 90 से ज्यादा, देखो ये 90 से ज्यादा बना रहा है, ये तो 90 से ज्यादा बनाएगा तो नेगेटिव, और अगर वो इसके समांतर या इसके ऊपर बनाएगा ऐसे, तो उसका 0 स्लोप होता है, तो उसका स्लोप 0। अब तुम जरा समझना, सर यहाँ पर u है और क्या है x, देखो du/dx। अब बताओ, एक पॉइंट ये है, अगर मैं इससे स्पर्श रेखा डालूं, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा डालूं, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा डालूं, तो बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी। तो मैंने पहले वैसे बना दी थी, बिल्कुल कैसे जाएगी, देखो स्पर्श रेखा इससे सीधी जाएगी। स्पर्श रेखा अगर सीधी जाएगी, इसका मतलब ये है कि du/dx, ये स्लोप ही तो है, तो इसका स्लोप कितना है, इन्फिनिटी है, इसका स्लोप इन्फिनिटी है। अगर इसका स्लोप इन्फिनिटी है, तुम जानते हो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, -du/dx। अगर ये इन्फिनिटी तो ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी, ये भी होगा इन्फिनिटी। तो ए पॉइंट पर तुम्हारा फोर्स कैसा दिखाएगा, इन्फिनिटी। अगर मैं बी पॉइंट पर देखूं, तो बी पॉइंट पर देखो स्लोप कुछ मेरा ऐसे गया है, ये स्लोप मेरा क्या है, पॉजिटिव। अब बताओ सर, अगर मेरा ये वैल्यू du/dx मेरी पॉजिटिव होगी और अगले क्या लगा दिया, तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगा। अगर मैं बी बिंदु, बी पॉइंट पर देखूं, बी हो गया, सी पर देखूं, सी ये है, ये तो यहाँ पर जो लाइन है वो बेसिकली ऐसे आ रही है, ऐसी तो लाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये स्लोप क्या दिखाएगा, 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा का मतलब क्या दिखाएगा, नेगेटिव। तो फोर्स क्या होगा तुम्हारा, तो फोर्स तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं बिंदु डी पर देखूंगा, डी तो ये है, डी पर भी स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा डी पर भी, तो यहाँ पर भी फोर्स क्या होगा, ई पॉइंट पर देखो, ई पॉइंट ये है, इस पर क्या होगा
स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो सर अगर मेरा du ओवर dx का मान ही 0 होगा तो मेरा फोर्स भी क्या होगा 0, यानी कि ई पॉइंट पर मेरा किसी प्रकार से कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। ठीक है, ई पॉइंट पर मेरा किसी प्रकार से, हाँ ई पॉइंट पर मेरा किसी भी प्रकार से कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ठीक है। अच्छा, इसके अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे तुम्हें, कब स्टेबल कब अनस्टेबल ग्राफ से हम लोग कैसे बताते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। आज क्वेश्चन लिखे नहीं है मैंने इस टाइप के। ठीक है, अगली जब क्लास होगी तो लिखेंगे तो तुम्हें बता देंगे कब न्यूट्रल बताते हैं, कब इक्विलिब्रियम बताते हैं, कब अनस्टेबल बताते हैं और कब स्टेबल बताते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझको एक दिया रखा है, तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तुमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एट, सबसे पहले तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। तुमसे अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है फोर्स क्या हो, तो सबसे पहले तो इसका फोर्स निकालो। अगर मैं इसका फोर्स निकालूंगा तो सबसे पहले du ओवर dx, तो 7 दूनी 14x/2 माइनस क्या रहेगा 3 रहेगा। सर अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 7x माइनस ये du ओवर dx। ठीक है, अगर सर मैं जानता हूँ अगर फोर्स 0, फोर्स का मतलब होता है माइनस du ओवर dx, तो माइनस ऐसे ही ये रखा 7x माइनस 3, तो ये माइनस 7x और ये क्या हो गया प्लस का। अगर मैं फोर्स को क्या करूं 0, तो x बराबर क्या हो गया 3/7, निकाल लो x बराबर क्या आएगा 3/7। तुमसे पूछा है कौन सी पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है x बराबर 3/7। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो मेरी ये है, तो इसमें x की वैल्यू लगेगी 3/7 का स्क्वायर माइनस 9/49 9/7, 7 से काटेंगे 7 सत्ते आंसर आएगा 9/7 माइनस 1/2 माइनस 9/14। ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन तुमको आना ही चाहिए, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा माइनस का 9/14। ठीक, तो अगर कभी भी तुमसे ये कहे, अगर कभी भी तुमसे ये कहे कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो क्या करोगे, सबसे पहले du ओवर dx निकालोगे, उसके बाद में f बराबर माइनस du ओवर dx में रख दो, फिर वहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू उठा के किस में पुटअप करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम्हें ये कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन तुम्हारा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पोजीशन है तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जब तुम रखोगे तो कितना आई माइनस के 9/14 यूनिट। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा। सही, ये आंसर सही है। ठीक, अगले बार
कर लिया कर लिया। अब देखो पावर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग पावर की बात करें, सीधा तुमको एक ही फार्मूला याद रखना है, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं पावर। अगर मैं वर्क डन की यूनिट देखूं, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, टाइम की होती है सेकंड। तो जो इसकी यूनिट आई वो आई जूल पर सेकंड, ठीक है। वर्क डन की जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर सेकंड। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, मुझे डायमेंशन बताओ सर, मैं इसकी डायमेंशन कैसे निकालूं। तो पावर की अगर डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले तो तुम्हें वर्क की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है mlt माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो क्या हो गया ml स्क्वायर t माइनस, ये हो गया। टाइम का तो t होता ही है, तो अगर मैं पावर का निकालूं ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन ml स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है। ये किसकी यूनिट आ गई, ठीक है। ये यूनिट आ गई तुम्हारी पावर। तो पावर की यूनिट हो गई ml स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है। ये तुम्हारी पावर की यूनिट है। तो कभी कभी ऐसा होता है तुमसे यूनिट भी पूछ लेगा, कभी कभी ऐसा होगा तुमसे वर्क डन की यूनिट पूछ लेगा। तो वर्क डन की यूनिट पूछेगा तो हो जाएगा ml t माइनस 2 सॉरी वर्क डन की ml स्क्वायर t माइनस 2 और पावर हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना बेटा, जूल पर सेकेंड का मतलब वाट भी होता है, ठीक है। 1 जूल पर सेकेंड वाट भी होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो जूल पर सेकेंड को वाट भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं या वाट में भी लिख सकते हैं। इसे उतारो फिर अगले बढ़े। कर लिया, अब देखो जो अभी मैं पावर की बात कर रहा था, इससे पहले जो अभी ये पावर थी, ये जो अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इस फार्मूले में अगर तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसे तुम लोग पावर को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो एवरेज पावर,
ठीक है। एवरेज पावर, एवरेज पावर का फार्मूला होगा टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक ही बात है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद में आता है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखो इस पावर का मतलब समझो, ये पावर क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक। ठीक है, तात्क्षणिक बोलते हैं। इसका मतलब ये है, तात्क्षणिक का मतलब है, तात्क्षणिक का मतलब है एकदम से। ठीक है, एकदम से या बहुत कम टाइम में। अभी जो मैंने इससे पहले बताया था, मैंने तुमसे कहा कि मान लो एक कोई जेसीबी मशीन है, वो किसी ट्रक को भरती है, कोई या फिर गड्ढे को खोदती है। अब उसने गड्ढे को खोदने में 1 घंटे में, तो मैंने कहा 1 घंटे में मान लो उसने 10,000 जूल कार्य किया। अगर 1 घंटे में उसने 10,000 जूल कार्य किया, तो मैं कहूँगा बताओ उसका एवरेज पावर कितनी। तो उसमें उसका वो भी टाइम आ गया जहाँ पर उसने गड्ढे खोदा था। कभी कभी ऐसा हुआ कि वो थोड़ा देर रुक गया था, सारा एवरेज आ गया ना। तो वहाँ पर वो उधर जो इससे पहले पढ़ाया था उसमें एवरेज आता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है, उसने ये कहा मान लो तीसरे सेकंड में। ठीक है, तीसरे सेकंड। तो तीसरे सेकंड में कितना वर्क डन किया, या तुमसे पूछा जाए चौथे सेकंड में कितना वर्क डन किया। तुम इंस्टेंटेनियस का मतलब तुम इस प्रकार से भी जान सकते हो कि मान लो आप बाइक चला रहे हो, आपकी बाइक एक सिंपल स्पीड से चल रही है, जो भी चला रहे हो 40 से चला रहे हो, 50 से चला रहे हो, इस स्पीड से आपकी बाइक चल रही है। अचानक से तुमने रेस बढ़ा दी, रेस बढ़ा दी, तो कुछ ही विदिन सेकंड में आपकी गाड़ी की एकदम से स्पीड बढ़ गई। तो काम किसने किया, काम किया इंजन ने। इंजन ने तो पावर दी, इंजन ने तभी तो वर्क डन हो रहा है। तो जहाँ पर बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे के लिए पावर होती है, छोटे के लिए वर्क डन होता है, बहुत छोटे टाइम में वर्क डन होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। ये होता है, इसको भी हम सब P से ही डिनोट करते हैं। अंदर बस इतना होता है कि यहाँ पर आता है dW अपॉन, किताबों में कुछ लिमिट दे के भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा वास्ट हो जाता है, वो मैथ वाले बच्चे समझ पाते हैं, नीट वालों में तुम्हें बताओगे तो और पल्ले निकलेगा। तो बेस तुम्हें इतना याद रखना है। तो वहाँ पर हमारा पावर का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है dW अपॉन dt। अब एक बात जरा समझो सर, तुमने, हम लोगों ने पढ़ा पावर बराबर होता है d, यहाँ पर W है, W की जगह मैंने क्या रख दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैंने S कह दिया, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कह दिया, S कह दिया। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स को, जो भी मैंने फोर्स लगाया, अगर मैं फोर्स को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या आ गया, ds अपॉन। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ds अपॉन dt हमारे क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो एक मेरा जो फार्मूला है पावर का, देखो पावर का जो मेरा पहला फार्मूला है वो है वर्क डन अपॉन, या फिर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल। एक फार्मूला मेरा ये है dW अपॉन, अगला फार्मूला मेरा ये है फोर्स इनटू वेलोसिटी। और तुम लोग जानते हो अगर तुम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करोगे, अगर तुम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, P बराबर FB कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है कॉस। ठीक है, तो एक फार्मूला जो पावर का आया वो आया FB कॉस। ठीक है, कितने मेरे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टोटल मेरे 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला है पावर। इंस्टेंटेनियस के लिए dW अपॉन dt होता है, और वैसे P इक्वल टू होता है तुम्हारा, P इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, या फिर P बराबर
P बराबर F वेक्टर डॉट B वेक्टर, अगर डॉट प्रोडक्ट खत्म करोगे तो आ जाएगा F B cos सही है। हो गया। आगे बढ़े, ये तो याद कर लिया होगा फार्मूला। देखो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सोचो ये क्वेश्चन होगा तो होगा कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में दिया क्या है, इसके बारे में देखो क्या कैसे होगा ये। ठीक है, देखो कैसे होगा। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब होता है, रेजिस्टिव फोर्स का मतलब है कि देखो कोई भी जो फोर्स जो तुम्हारी वेलोसिटी को कम करे उसे तुम रेजिस्टिव फोर्स बोलोगे। जैसे मान लो एयर रेजिस्टेंस है तो वो भी तुम्हारा रेजिस्टिव फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो भी तुम्हारा रेजिस्टिव फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स है वो भी तुम्हारा रेजिस्टिव फोर्स है। जो भी फोर्स है जो तुम्हारी वेलोसिटी को कम कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव। ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग रेजिस्टिव। ठीक है, अब जरा समझो, सब तुमसे कहा गया है, तुमसे जो पूछा है वो तुमसे पूछा है पावर। अब मुझे तो पावर के 4-5 फार्मूला पता थे, उसमें पहले मैं ये देखूं पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहे। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ट्रेन है हाँ, एक ट्रेन है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, उस पर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो लग रहा है 3 × 10⁴ न्यूटन। फाइंड द पावर ऑफ द, ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ द। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये, जैसे एक बार जरा तुम इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, मान लो तुम बाइक चला रहे हो, अब बाइक तुम एक प्लेन रोड पर चला रहे हो, तुमने बाइक भजा रखी है 50 km/h की स्पीड से, 60 km/h की स्पीड से, मान लो कभी खाली रोड है 60 km/h की स्पीड से तुमने बाइक को भगा। अगर तुमको उसकी वही स्पीड मेंटेन रखनी है 60 km/h, तो आपने थोड़ी सी एक रेस ली और उस पर बंधे रहो, ना बढ़ाओ और ना घटाओ, तुम्हारी गाड़ी 60 पे भाग गई। तुमने अगर रेस खत्म कर दी तो बाइक अपने आप क्या हो जाएगी, रुकते धीरे धीरे रुकेगी। तो बाइक रुक क्यों रही है, तुम अगर रेस खत्म कर दिए तो क्यों रुक रही है, क्योंकि पीछे की ओर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शन उस गाड़ी को रोकने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से इसने कहा ये भाग तो रही है इससे स्पीड से, लेकिन पीछे की ओर क्या लग रहा है बल, 3 × 10⁴ न्यूटन लग रहा है। तो ये कह रहा है कि वो इसी स्पीड से भागे तो जो इंजन है, इंजन की पावर क्या होगी। अब एक और एक बात जरा सोचो, तुम अगले जा रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से, और तुम्हें 20 मीटर पर सेकंड से जाना है अगले की ओर, लेकिन पीछे की ओर अगर तुम्हें 10 न्यूटन फोर्स लग गया तो तुम्हें आगे कितना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा।
तभी तो तुम 20 की गति अपना कांस्टेंट कर पाओगे। उसी प्रकार से इसमें है कि अगर पीछे की ओर ये लगा है और इंजन कांस्टेंट वेलोसिटी से भागे, इसका मतलब ये है कि इंजन को आगे की ओर इतना बल लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा? 3 × 10⁴ और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। अब तुमसे पूछा गया कि बताओ पावर क्या होगी। पावर, अगर सर पावर पूछा गया तो मुझे तो सर एफ पता है, न्यूटन क्या होता है एफ, ये क्या है बी। तो मैं जो फार्मूला लगाऊंगा सर फोर्स है 3 × 10⁴, वेलोसिटी है 40, एंगल कितना है 0, दोनों आगे की ओर। भैया फोर्स भी कहाँ लग रहा है, इंजन कहाँ लगा रहा है आगे की ओर, और वेलोसिटी भी कहाँ है आगे की ओर। cos 0 की वैल्यू 1, क्या बचा 120 × 10⁴ या 1.2 × 10⁻⁶। पावर की यूनिट होती है बेटा जूल पर सेकेंड, जूल पर, ठीक है, जूल पर सेकेंड या फिर वाट, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। हाँ याद रखना, 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1। दूसरी चीज ये है सर, एक होता है 1 हॉर्स पावर, वो होते हैं 746 वाट के barabar, और कहीं भी लिख के आए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब हो जाएगा 1000। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो तुम्हारा ये होता है कल बच्चे के अंदर कल मिठाई बांटना है इसलिए ठीक है। तो 1 जूल पर सेकेंड 1 वाट के बराबर है, 1 HP 746 वाट के बराबर है, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर है, 1 जूल पर सेकेंड 1 वाट के बराबर। तो ये सारी चीजें तुम्हें एक ये तीनों तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, तीनों तुम्हें पता होना। सभी लोगों ने झंडा खरीद लिया, तिरंगा खरीद लिया, कितने का मिल रहा है 5 रुपए, 5 रुपए का तिरंगा फहराओगे क्या? कौन वो तो वाला इसलिए मिठाई नहीं खिला रहे क्योंकि वो फीस नहीं है, ठीक है। मिठाई को हाँ सही बात है, कल तो भाई आप लोगों का भी तो एक इंस्टीट्यूट है, आप लोगों के लिए मिठाई खिलानी चाहिए, सही बात है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट। अरे किसी स्कूल में पहुंच जाना तुम सुबह सुबह उठ के। तो मिठाई की बात कर रहे हैं, देखो जब मैं IIT में पढ़ता था तो जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी होती थी, तो उस दिन होती थी छुट्टी, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन IIT बच्चों का एक ट्रेंड होता था कि वो पूरी रात जागते थे, फिर पूरे दिन सोते थे, ठीक है। तो 2-4 बच्चे वही, और भी बच्चे ऐसे होते थे, सारे बच्चे सोने वाले थोड़ी ना होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता था उस समय, क्योंकि क्वेश्चन करने पर एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ थी तो थोड़ी अर्निंग हो जाती थी। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के करीबन 196 रुपीज़ मिलते थे, ठीक है। तो आराम से बच्चे रात में बैठे थे तो कोई 50 कर देता था, कोई 100 क्वेश्चन सॉल्व, तो बड़े आराम से कर देते, खाते पीते ऐसे। तो रात भर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सवेरे हम पहुंच गया, हमें ये नहीं पता था कि 26 जनवरी थी 15 अगस्त। तो हम वहाँ पर एक RD है, हमारी IIT धनबाद में एक RD रामधनी, ठीक है। हमारे IIT में क्या होता है कि 500 एकड़ में IIT बनी हुई है, 500 ऐसे IIT बनी हुई है, उसके अंदर कोई आउटसाइडर एंट्री नहीं कर सकता, जो होंगे सब बच्चे ही रहेंगे। तो कैंटीन भी होगी कोई इतनी बड़ी जगह है,
तो हम लोग जा रहे थे तो बच्चे इतने इतने डिब्बे लेके आ रहे थे। हमने कहा ये डिब्बे कहाँ से? तो बोले अरे तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पढ़ने को इतनी साल हो गई, वहाँ पर बैठ रहे हैं। जाओ 26 जनवरी है दिन 15 अगस्त थी। तो हमने उससे कहा यार यहाँ तक आए तो 4 कदम और बढ़ा ले, तो डिब्बा ही नहीं है। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर डिब्बा ऐसे रखे पड़े थे ढेर, कितने उठा लेती तुम्हारी मन करे उतने उठा के ले लो। तो हम भी कितने उठा रहे हैं, एक थोड़ी ना लाएंगे, इतने उठा रहे हैं। इतने उठा के हॉस्टल नहीं जा मिला, एक जो सारे डिब्बे बट गए और जो लास्ट डिब्बा बचा उसमें से भी मिठाई बट गई। ये ऐसा था। तो जो मिलता कहाँ से लाए हो? मिठाई लाए वहाँ से, तुम भी चले गए वहाँ तो नहीं जाएंगे, तुम अपना देखो, ठीक है। तो भाई तो कल सभी लोग जाके आराम से अपना सेलिब्रेट करना 15 अगस्त को अच्छे से। कहाँ पर? या तो अपने यहाँ किसी स्कूल में पहुँच जाना, या जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उस स्कूल में पहुँच जाना। भाई जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में पहुँच जाना। बहुत अच्छी। बच्चों एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, एक चीज समझो, एक चीज होती है एफिशिएंसी। एक चीज समझो तुम, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिर्फ मतलब समझो, और ये है क्या सिर्फ इसके बारे में। एफिशिएंसी कहते हैं ईटा। क्या होते हैं इसे? ईटा। अब देखो एफिशिएंसी का मतलब समझो। जैसे ऐसा हुआ, मान लो लड़कियों के साथ में, लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़कों के फादर ने उनके लिए 100 रुपये दिए और कहा बेटा ये सौदा ले आना। मान लो वो सौदा मिली 70 रुपये की, तो वो 30 हजम कर जाते हैं, वापिस नहीं देते ना, वापिस नहीं, 30 रुपये हजम कर गए। तो उन्हें रुपए कितने मिले? 100। काम कितने का किया? 70 का। 70 की सौदा मिली तो 70 का काम किया। तो जितने का काम किया उसे बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। तो उसने 100 में से 70 का काम किया, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 70%। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 70%। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग अपने घरों में देखते हैं, हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि जो भी आदमी, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कि पैसा ज़्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी उतनी ही क्या हो जाती है? कम होती जाती है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, ईटा की बात करूं, तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट। अगर यहाँ पर पावर की बात है, यहाँ पर किसकी बात है? पावर। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर सर जी परसेंटेज में कहोगे तो इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? 100। तो एफिशिएंसी का ये फार्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अब जरा सोचो, कोई भी बंदा है, उसे तुम्हें उसकी एफिशिएंसी मान लो 60% है। कितनी परसेंट है? 60%। ठीक है। तो तुमने अगर उसे 100 रुपए दिए तो वो कितने का काम करेगा? 60 रुपए। कितने का काम करेगा? 60 रुपए का काम करेगा। दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं है, 100% नहीं। अगर तुम इंजन में देखोगे, देखो एफिशिएंसी, अगर इंजन देखो, पेट्रोल इंजन होते हैं, डीजल इंजन होते हैं। आपने देखा जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं वो सारे के सारे डीजल से चलते हैं। वैसे ट्रेन डीजल से चलती है, बस वो गई डीजल से चलती है, सही। ये सारी चीजें किससे चल रही है? 10 से। अब तुम कहोगे सर सीएनजी से भी तो चल रही है, दिल्ली में जितनी बसें हैं सारी की सारी सीएनजी से चलती है। वो मैटर एक अलग होता था। लेकिन डीजल की जो एफिशिएंसी है वो एज कम्पेयर टू पेट्रोल की एफिशिएंसी से क्या है? ज़्यादा है। यानी कि डीजल ज़्यादा कार्य करता है किसके कंपेयर में? पेट्रोल के कंपेयर में। ठीक है। तो डीजल पेट्रोल के कंपेयर में ज़्यादा कार्य करता है। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अब देखो अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। ध्यान रखना, आउटपुट पावर इनपुट पावर इनटू 100। अभी इसका यूज भी होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं ये कहूँ आपसे, एक पंप है, देखो एक पंप कैन टेक आउट, एक पंप है यहाँ पर कहीं पर, मान लो कोई कुआं है, ये कोई कुआं है, इस कुआं से, इस कुएं के अंदर पानी है,
इस कुएं के अंदर वाटर है। अगर वाटर, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी दे रखी है बच्चों? 100 मीटर इसकी डेप्थ दे रखी। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप, ठीक है। तो पंप की पावर क्या होगी? assume that the efficiency is 100%। सबसे पहले देखो 7200 किलोग्राम पानी कितने देर में निकाला जाता है? 1 घंटे में, पर आवर है ना। कितनी गहराई से निकाला जाता है? अरे तुम अपने गांव में जैसे इंजन समझ लो, इंजन नहीं चलते हैं तो वो इंजन नीचे से पानी निकालते हैं, वो कितने से पानी निकालते हैं? अरे 100 फुट 150 फुट, इससे ज्यादा बोरिंग होते ही नहीं है अपने गांव में, बल्कि कुछ जगह तो 50-50 फुट पर बोरिंग होते हैं। वो फुट है, ये मीटर है। फुट और मीटर में धरती आसमान का अंतर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कितना मास निकाला बच्चों? 7200 किलोग्राम, कितना ही तो निकाला। कितनी हाइट से निकाला? 100 मीटर की हाइट से। 100 मीटर की हाइट से कहाँ निकाला? ऊपर लाया। अब तुमसे ये कहा गया सबसे पहले, अगर तुम्हें वो पावर बतानी है जिस पावर से, जो यहाँ पर मोटर लगी थी, जो मोटर क्या गिरा रही थी यहाँ पर? पानी। तो मोटर की पावर के लिए सबसे पहले तुम क्या निकालो? वर्क डन, क्योंकि पावर तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें वर्क डन पता है। अब सर जी अगर मैं वर्क डन का फार्मूला लिखूंगा तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू। अब बताओ सर, यहाँ पर वजन उठा के ऊपर ला रहा हूँ तो कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे तो बेसिकली सर जी क्या होता है? mg इनटू डी। अरे दूरी क्या है? d तो है। अब सर देखो m मास कितना है? 72। g की वैल्यू 10 मास, g की वैल्यू देखो यहाँ पर दी हुई है 10। कितनी डी है? 100। अगर इसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 3 4 5 7.2 इंटू 10 की घात 6 जूल। ये आया। यानी कि इस जो भी मेरे पास में इंजन है उसने 1 घंटे में, कितनी देर में? 1 घंटे में कितना कार्य किया? तो 1 घंटे में उसने कार्य किया 7.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब तुमसे क्या पूछा है? तुमसे सबसे पहले पूछा पावर। बेटा पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। सर अगर मैं वर्क डन को लिखूं तो वर्क डन मेरा क्या आया? 7.2 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो सर, 1 घंटा, पावर मतलब घंटा होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में, हाँ 3600 कैसे आए? 60 गुणा 60, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पर आ गया आंसर 3600। 3600 का मतलब हो गया 7.2 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 3। अरे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर। देखो यहाँ पर काटूंगा तो यहाँ आएगा 2 और जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या बचेगा? 3। तो सर जो मेरी पावर आई वो कितनी आई? 2000 वाट। 2000 सब ठीक है। सर जो मेरी पावर आ रही है, पावर आई मेरी 2000 वाट। अगर पावर हमारी 2000 वाट आएगी, अब देखो तुमसे कहा गया कि कितना पावर किसकी? पंप की, पावर पंप की। तो बेटा इतना पानी निकालने के लिए सोचो जरा, इतना पानी निकालने के लिए पंप की पावर कितनी होनी चाहिए? 2000 वाट। लेकिन 2000 वाट तब होनी चाहिए जब इसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100%। 100%, ठीक है। लेकिन मोटर की एफिशिएंसी 100% नहीं है। अगर मोटर की एफिशिएंसी 100% नहीं है तो इसने कहा बताओ मोटर की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? तो तुम जानते हो एफिशिएंसी 50 हो गया, 50 एफिशिएंसी है। यहाँ पर क्या होता है? आउटपुट। कितना? आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट कितना है तुम्हारा? 2000 अपॉन इनपुट गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब यही तो हो गया। अब सर देखो अगर तुम इसे काटोगे, एक 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटा तो कितना आया? इसके नीचे कुछ नहीं है तो मेरा इनपुट पावर पता है कितनी आई? 4000। इनपुट पावर आई 4000 वाट। या फिर तुम इसे लिख सकते हो 4 किलो
इसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास में इनपुट पावर है, यानी कि जो इंजन की जो पावर है, वो इंजन की पावर कितनी होनी चाहिए, वो जो मोटर की पावर 4 किलो वाट। देखो कुछ पूछ रहा सर 4 किलोवाट पावर है, उसकी काम कितना करेगी 50%। 50% का मतलब क्या हो गया कि 2000 का काम करेगी। कितने का काम करेगी 2000 का। और उस 2000 के काम से मैं इतने मास को कहाँ निकाल लूंगा, जो मेरे पास में मास है 70 to 100, ठीक है 720 किलोग्राम मास है। इस मास को मैं पंप से कहाँ निकाल दूंगा, बाहर की ओर इस पंप से निकाल लूंगा। ठीक है, तो पहले जल्दी से इसे लिखो, फिर बढ़ते हैं अगले। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो तुम्हें एफिशिएंसी पर विशेष गौर करना है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर ही तुम्हारा एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। ठीक है, एफिशिएंसी को डिनोट किससे करते हैं, सर जी